लास्ट टॉपिक मीन्स आज हम लोग का एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर जो है उसका लास्ट टॉपिक होगा। उसमें हम लोग सॉल्ट्स पढ़ रहे थे। सॉल्ट्स में हम लोग कॉमन सॉल्ट देख लिए थे। कॉमन सॉल्ट से क्या क्या बनता है वो चीज भी देख लिए थे डायरेक्टली में। हाइड्रोजन बनता है, क्लोरीन गैस बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर जो था उसके बारे में भी देख लिए थे हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या था? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला क्या था? केमिकल फॉर्मूला CaOCl2। आज हम लोग चलते हैं कुछ आगे। आज चलेंगे हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक है, बेकिंग सोडा उसका जो फॉर्मेशन होता है, प्रिपरेशन होता है, तैयार किया जाता है, वो भी आपका कॉमन सॉल्ट से ही। कैसे कॉमन सॉल्ट से तैयार किया जाएगा देख लीजिए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं, बेकिंग हिंदी में लिखते हैं सोडा। देखिए, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जिसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं, तो ब्राइन बनाने के लिए NaCl प्लस वाटर का होना जरूरी है, तभी ब्राइन बनेगा। क्योंकि जब पानी में हम लोग सोडियम क्लोराइड को या नमक को घोलते हैं तो सॉल्यूशन जो तैयार होता है उसी को ब्राइन करते हैं। तो NaCl प्लस H2 हो गया। तो इस ब्राइन का रिएक्शन पहले अमोनिया के साथ NH3 और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कराया जाता है तो दो चीज का फॉर्मेशन होता है। उसमें एक होता है बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और दूसरा होता है अमोनिकल ब्राइन यानी NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को ही अमोनिकल ब्राइन के नाम से जाना जाता है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर अमोनिकल ब्राइन BRINE। ठीक है, और ये हो गया आपका बेकिंग सोडा जिसका हम एक ही बार लिख देते हैं। आपका केमिकल फॉर्मूला क्या? केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, लेकिन बुक में आप देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करके ही लिखा रहता है, तो मैं वही लिख दिया आपको। तो इस तरह से देखते हैं कि बेकिंग सोडा जो है उसका फॉर्मेशन किससे होता है? तो कॉमन सॉल्ट के जलीय विलयन से ही होता है। यानी जब ब्राइन यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का रिएक्शन पहले अमोनिया के साथ और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया जाता है तो बनता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और अमोनिकल ब्राइन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका यूज क्या है। ये जो अमोनिकल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा है, इसका इस्तेमाल क्या होता है? तो सुनिए, सबसे पहले इसका इस्तेमाल जो है होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है सुन लीजिए। तो जब बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड या कोई भी माइल्ड यानी दुर्बल अम्ल मिला दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है, और इसका इस्तेमाल बेकरी में होता है। जैसे केक जो है आप बनाते हैं, घर में बहुत सारे लोग बनाते हैं, तो उसको फ्लफी बनाने के लिए उसमें बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा नहीं मिलाया जाता। अगर आप केक के डफ में, डफ क्या होता है कि जिस आटे से आप केक बना रहे हैं उसको डफ बोलते हैं, तो जब केक के डफ में आप बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो वो कैसा टेस्ट का होता है? बीटर टेस्ट का हो जाता है, यानी कड़वा हो जाता है, आप उसको खा नहीं पाते हैं। और इसलिए वो बीटर ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। क्योंकि बेकिंग पाउडर जो है किसको बोलते हैं? तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड के मिश्रण को बोलते हैं। वैसे टार्टरिक एसिड की जगह पे आप कोई भी माइल्ड एसिड ले सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लिख के देखते हैं इसको कि सपोज कीजिए आप जब बेकरी के समय मैंने बेकिंग के समय जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला देते हैं, सिर्फ मतलब बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा मिलाते हैं, तो क्या होता है? सपोज कीजिए डफ है, आप उसमें मिला दिए NaHCO3। तो आप जानते हैं कि केक बनाने के लिए क्या क्या आता है? हीट भी करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। तो जब आप हीट करेंगे तो ये जो बेकिंग सोडा है वो 3 पार्ट में टूट जाता है। एक Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में और तीसरा वाटर में। इतने सारी चीजों में टूट जाता है। अब देखिए कि आप हीट तो कर ही रहे हैं, हीट करने से क्या हो गया कि बेकिंग सोडा जो है टूट गया 3 पार्ट में, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इसमें वाटर जो है वो गर्मी की वजह से हीट कर रहे हैं ना आप,
तो हीट कर रहे हैं तो गर्मी की वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है, उसका कहानी खत्म हो गया। बच गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। इसलिए जब आप उसको हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड होगा, फैलेगा और उस डफ में, आटे में जहां तहां छेद बना के, पोर बना के निकल जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और इसी की वजह से केक जो होता है वो फ्लफी होता है, ठीक है, स्पंजी होता है। और आपको बताना चाहिए कि केक को स्पंजी बनाने के लिए ही इसमें बेकिंग पाउडर हम लोग मिलाते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या मिला दिए? बेकिंग सोडा मिला दिए हैं, जिसकी वजह से बेकिंग सोडा की वजह से यहाँ 3 चीज का फॉर्मेशन हो गया। हीट होने के कारण से इसमें वाटर तो चलो इवेपोरेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें जहां तहां पोर बना के निकल गया, और बच गया सोडियम कार्बोनेट। तो सिंस सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक नेचर का होता है, और आप तो जानते हैं कि बेस जो है उसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा यानी बीटर होता है। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इसके प्रेजेंस यानी उपस्थिति की वजह से ही आपका केक जो है वो कैसा हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा और आप नहीं खा पाएंगे इसको। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग केक बनाते समय डफ में बेकिंग सोडा नहीं डालते हैं, बल्कि उसके जगह क्या डालते हैं? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड के मिश्रण को कहा जाता है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप उस बेकिंग पाउडर को मिलाएंगे तो उस बेकिंग पाउडर में तो 2 चीज है, बेकिंग सोडा है और प्लस टार्टरिक एसिड है। तो बेकिंग सोडा जो है वो टूट के 3 चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें ये दोनों एटमॉस्फेयर में चला जाता है, बच गया सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट क्या करता है कि उसमें जो टार्टरिक एसिड था उस टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर देता है। और आप जानते हैं कि एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होता है उसको क्या रिएक्शन बोलते हैं? कौन सा रिएक्शन? उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि आपका जो केक है वो न तो बीटर होगा और न ही सॉर होगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट बेसिक नेचर का, तो इसकी वजह से वो बीटर नहीं हुआ, क्योंकि जो टार्टरिक एसिड था वो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। और टार्टरिक एसिड की वजह से वो खट्टा भी नहीं हुआ, क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट है वो टार्टरिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। और इस तरह से आपका केक जो है वो खाने के लायक हो जाता है। और वो आपको कैसा लगेगा? चीनी डाले होंगे तो मीठा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भाई केक बनाते समय डफ में बेकिंग सोडा ना डाल के बेकिंग पाउडर डाला जाता है। और बेकिंग पाउडर किसको बोलते हैं? तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड या किसी भी माइल्ड यानी दुर्बल अम्ल के मिश्रण को कहते हैं। तो एक यूज देख लिया आपने। दूसरा यूज हम लोग देखते हैं क्या कि भाई इसका इस्तेमाल जो है वो एंटासिड के रूप में भी होता है। आपको बताया था हम जब हम लोग पढ़ रहे थे ये इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, उसमें एंटासिड का बात हुआ था, शायद किए थे कि भाई जब कभी अपच की वजह से हमारे पेट में यानी अमाशय में अम्लता हो जाती है तो पेट में जलन होने लगता है। और उस जलन से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो छुटकारा पाने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एंटासिड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन जलीय विलयन को बोलते हैं। और आप जानते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है? आपका क्षार है, यानी वो जब आप उसको लेते हैं तो आपके स्टमक में जाता है और वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रल कर देता है, जिससे आपको जलन से छुटकारा मिल जाती है। लेकिन अगर आपके घर में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ना हो तो ऐसे कंडीशन में हम बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तरह ही एंटासिड के रूप में किया जा सकता है। यानी अगर उसको आप पानी में घोल के और पी लेते हैं तो ये आपके मासे में जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये भी आप देखिए। तीसरा यूज देखते हैं भाई। तीसरा यूज जो है इसका वो होता है आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। बताए थे हम एक दिन इस पर चर्चा भी किए थे कि जो सोडा अग्निशामक यंत्र जो है अग्निशमन में, तो उसमें क्या होता है? 2 टैंक होता है, एक में बेकिंग सोडा और उसमें दूसरे टैंक में सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ रहता है। जैसे आप नोजल दबाते हैं तो दोनों मिक्स हो जाता है। आप कैसे मिक्स होता है तो वो अलग टेक्निक हो गया, दोनों मिक्स हो जाता है। और जैसे मिक्स होगा तो वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा कि जब कोई एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो हम बताए थे सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड और बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ 3 प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि ज्वलनशील पदार्थ है उसको चारों तरफ से घेर लेता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से हैवी गैस होता है, भारी गैस होता है। कुछ गैस ऐसे होते हैं जो कि हवा से हल्के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। ये कारण है कि जो बलून है गुब्बारा, उसमें जब आप हाइड्रोजन या हीलियम गैस भरते हैं तो वो
ऊपर जाता है, आकाश में जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो वायु से हल्का गैस होता है। लेकिन उसी बलून को जब आप मुंह से फुलाते हैं और उसको बांध के जब छोड़ देते हैं तो वह कहाँ जाता है? ऊपर या नीचे? वो नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता, जमीन पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो मुंह से एयर ब्लो कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हवा से हैवी गैस होता है, भारी गैस होता है, इसलिए वो जमीन पकड़ लेगा। और उसी तरह से यहाँ भी जो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है वह ज्वलनशील पदार्थ को चारों तरफ से घेर लेगा, जिससे ऑक्सीजन से क्या होगा? संपर्क टूट जाएगा। और आप जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के ज्वलन जो है वो कार्य संभव नहीं होता, यानी वो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस था, ज्वलनशील पदार्थ, वो उसका आग जो होगा वो क्या होगा? बुझ जाएगा। तो इस तरह से 3 मेन जो फंक्शन था बेकिंग सोडा का वो हम लोग देख लिए। क्या क्या देखिए? इसका इस्तेमाल होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा इस्तेमाल इसका यूज होता है एंटासिड के रूप में, यानी पेट की अम्लता को दूर करने में। तीसरा इस्तेमाल देखिए इसका जो यूज है वो होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, यानी अग्नि शमन के समय। ठीक है, तो इस तरह से बेकिंग सोडा हम लोग का समाप्त हो गया। हम लोग चलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इसको धोवन सोडा भी कहा जाता है हिंदी में। वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये लिख देते हैं हम, Na2CO3.10H2O। ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। और केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये जो है वो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम हो गया। और केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। डेका मतलब 10 होता है, सिंस यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं इसलिए इसको हम लोग डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। हाइड्रेट वाटर जो है वाटर से रिलेटेड होता है। अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जानिए, ये जो वॉशिंग सोडा है इसका फॉर्मेशन भी बेकिंग सोडा से ही होता है। कैसे? देख लेते हैं जरा। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि जब हम लोग बेकिंग सोडा यानी NaCO3 को हीट किए थे तो बना था Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। याद होगा आपको। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इसी सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिसॉल्व करके जब इसका रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है, तो बनता है आपका ये वॉशिंग सोडा, यानी Na2CO3.10H2O। इस तरह देखते हैं लोग कि बिना बेकिंग सोडा का वॉशिंग सोडा तैयार नहीं कर सकते, तो बेकिंग सोडा से ही वॉशिंग सोडा बनता है। जब बेकिंग सोडा को हम लोग हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और इस सोडियम कार्बोनेट को जब जल में घुला के वाटर में डिसॉल्व करके उसका रिक्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन कराया जाता है तो बनता है आपका वॉशिंग सोडा। तो केमिकल फॉर्मूला देख लीजिए, केमिकल नेम भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका यूज देखते हैं क्या यूज है। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल भी वॉशिंग पाउडर बनाने में होता है। सुना होगा आपने वॉशिंग पाउडर निरमा, जो डिटर्जेंट आता है वॉशिंग पाउडर निरमा, तो क्या है? वॉशिंग पाउडर है। तो वॉशिंग पाउडर किससे बनता है? वॉशिंग सोडा से बनता है। दूसरा, इसका यूज ड्राई सोप्स, शुष्क जो साबुन है उसको बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सोडियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों जैसे बोरैक्स, सोडियम सल्फेट, इन सबको बनाने में किया जाता है। और इसका सबसे मेन इस्तेमाल जो है वो है ये जल यानी वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस है उसको दूर करता है। वैसे वॉशिंग सोडा के इस्तेमाल से आप जल का किसी भी प्रकार का हार्डनेस, चाहे वो टेम्पोररी हार्डनेस हो चाहे वो परमानेंट हार्डनेस हो, दोनों तरह के हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि भाई ये हार्ड वाटर क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है? तो सुनिए, कोई भी जल हो उसमें कोई ना कोई सॉल्ट मिले रहते हैं। एक दिन मैंने इस पर चर्चा किया था, डिस्कस कर लिए थे हम लोग
कि सॉल्ट जो है वो अशुद्ध जल को छोड़कर, डिस्टिल्ड वाटर को छोड़कर जितना भी जल होता है सब में कुछ ना कुछ मिला हुआ रहता है। हम लोग जो घर में टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं उसमें भी सॉल्ट्स मिले रहते हैं, और ये सॉल्ट्स किस नेचर के हैं इस पर ही डिपेंड करेगा कि आपके घर का जो पानी है वो कैसा है। सॉल्ट्स, अगर आपके घर के जल में सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट मिले हुए हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या और भी कुछ, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, तो आपके घर का जो जल होगा वो सॉफ्ट होगा, ठीक है, यानी मृदु जल होगा। लेकिन अगर आपके घर के पानी में मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट मिले हुए हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, तो आपके घर का जल जो है वो कठोर जल होगा, हार्ड वाटर होगा, ठीक है। तो क्या है कि ये हार्डनेस जो है वाटर का वो भी दो तरह का होता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपके घर के वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं तो कैसा होगा, ये लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, जैसे कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड या फिर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर CaSO4 या फिर MgSO4 या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 तो इतने तरह के अगर सॉल्ट्स हैं तो आपके घर का जो जल होगा वो कैसा होगा, हार्ड होगा। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि कौन टेम्पोररी होगा, कौन परमानेंट होगा। अगर आपके घर के जल में ये दोनों सॉल्ट्स मिला हुआ है, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो आपके घर का जो जल है वो टेम्पोररी यानी टेम्पोररी हार्ड होगा। लेकिन अगर आपके घर में इन चारों में से कोई भी सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये सब के सब जो हैं इसके एग्जांपल हो जाएंगे परमानेंट, ठीक है, परमानेंट हार्ड वाटर। क्लियर है बात? तो इस तरह से देखते हैं हम लोग कि वाटर का जो हार्डनेस है वो दो तरह का होता है, एक टेम्पोररी हार्ड, दूसरा परमानेंट हार्ड। हार्डनेस कब होता है, जब इसमें से कोई भी सॉल्ट्स आपके घर के जल में हो तो आपका घर का जल हार्ड होगा। उसमें अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर है तो वो टेम्पोररी अस्थायी हार्ड होगा। लेकिन बाकी ये चारों में से कोई भी सॉल्ट्स है तो कैसा होगा, अस्थायी हार्ड होगा। तो जल के अस्थायी और अस्थायी दोनों तरह के हार्डनेस को दूर करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर का जल टेम्पोररी हार्ड है तो उसको रिमूव करने के लिए आपको सिर्फ बॉइल कर देंगे तो भी काम चलेगा, यानी अस्थायी हार्ड वाटर को यानी टेम्पोररी हार्ड वाटर को बॉइल कर देने से, उबाल देने मात्र से ही उसका जो हार्डनेस है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो परमानेंट हार्ड है तो परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए आपको उबालने से काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करना होगा, या फिर सोडियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। ये क्लियर है बात? वैसे लिखा हुआ बुक में कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करने से किसी भी तरह का हार्डनेस, चाहे वो टेम्पोररी हो चाहे परमानेंट हो, हर तरह का हार्डनेस दूर हो जाता है। लेकिन उबालने से मात्र टेम्पोररी हार्डनेस जो है वो दूर होता है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव नहीं होता है, ठीक है। अब आपका एक और भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई हम कैसे पता करें कि भाई हमारे घर का जल जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है, क्या कि आप तो चेक नहीं कर सकेंगे कि उसमें किस तरह का सॉल्ट्स है। तो उसका एक दूसरा उपाय है क्या, तो साबुन का इस्तेमाल करके आप अपने घर के जल में साबुन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके घर के जल में साबुन झाग देता है, फोम देता है, तो इसका मतलब वो सॉफ्ट वाटर है। लेकिन अगर झाग नहीं देता है तो इसका मतलब वो हार्ड वाटर है। लेकिन आप सर्फ यानी डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके ये नहीं पता कर सकते कि आपके घर का जल जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के वाटर के साथ बराबर मात्रा में झाग देता है। तो जल के हार्डनेस को चेक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सोप का, साबुन का। अगर झाग दिया तो मृदु है यानी सॉफ्ट है, अगर झाग नहीं दिया तो हार्ड वाटर है। क्लियर है? तो ये भी हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि हार्डनेस को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, वॉशिंग सोडा का। तो ये भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं, इसमें एक लास्ट बचा हुआ देख लेते हैं उसको, और इसका नाम होगा
प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉप, पीओपी शॉर्ट में कहते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से। क्यों भाई? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से तैयार होता है। जिप्सम जो है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, इसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। लेकिन शुरुआती दिनों में पहले ये जिप्सम सिर्फ एक ही जगह मिलता था, पेरिस में, इसलिए इसको पेरिस का प्लास्टर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अब तो हर जगह मिलता है, लेकिन शुरुआती दिनों में सिर्फ ये पेरिस में ही मिलता था जिप्सम, और चूंकि जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है और ये जिप्सम से मिलता था पेरिस में, इससे इसका नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसका जिप्सम का जो है केमिकल फॉर्मूला देख रहे हैं आप, CaSO4.2H2O होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, ये हो गया आपका जिप्सम का क्या केमिकल नेम। अब जब इस जिप्सम को CaSO4.2H2O को हीट किया जाता है तो ये टूट जाए। इसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल्स, उसका 75% रिमूव हो जाता है। तो दो का 75% कितना होगा? 1.5। ठीक है, यानी 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और बच जाता है सिर्फ CaSO4.2H2O। इसी CaSO4.2H2O को हम लोग बोलते हैं पॉप यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका केमिकल फॉर्मूला तो आप देख ही रहे हैं, CaSO4.2H2O। इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इस तरह से जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। फिर से एक बार सुन लेंगे कि जब हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला हो गया ये CaSO4.2H2O लिखा हुआ है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसका केमिकल नेम होता है। तो जब इसको हीट किया जाता है तो इसमें से दो वाटर मॉलिक्यूल से 1.5 यानी 75% वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है, बचता है हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसी CaSO4.2H2O को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका की केमिकल नेम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब इसका यूज देखते हैं हम लोग, क्या यूज होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल होता है टॉयज और स्टैच्यू बनाने में। स्टैच्यू मतलब मूर्तियां, टॉय मतलब खिलौने। तो खिलौने और जो मूर्तियां हैं वो बनते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। दूसरा इसका इस्तेमाल चौक बनाने में होता है। आप जो स्कूल में देखते हैं वो चौक जो रहता है वो बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से। हम लोग के जमाने में जब हम लोग छोटे हुआ करते थे उस समय जो टीचर जो बोर्ड पे लिखते थे वो होता था कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता था। लेकिन आजकल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूल में, वो जो चौक होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो चौक बनाने में इसका इस्तेमाल हो गया। तीसरा, किसी का अगर हड्डी टूट गया हो, हाथ पैर ये सब टूट गया हो, तो जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर साहब क्या करते हैं, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करके उसको क्या करते हैं, तो स्ट्रेट करके उसको एक जगह पे स्थिर कर देते हैं। क्योंकि बोन जो है जुड़ता है अपने आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर जब लोग हाथ या पैर का कर देते हैं तो वो थोड़ी हड्डी को जोड़ता है, हड्डी तो जुड़ता है अपने आप, वो सिर्फ उसको फिक्स करने के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर डेली आप अगर प्लास्टर नहीं करेंगे तो बोन जो है अपने जगह पे हमेशा हिलते रहेगा, तो कभी जुड़ नहीं सकेगा। जैसे कि एक प्लांट को आप लगा दीजिए, छोटे से प्लांट को, और डेली उसको जाके हिला दीजिए जोर से, तो क्या वो कभी जिंदा हो पाएगा? कभी जमीन से उसका कनेक्शन नहीं हो पाएगा, वो धीरे धीरे मर जाएगा। तो उसी तरह से हड्डी को जुड़ने के लिए उसका स्थिर रहना जरूरी है, फिक्स होना जरूरी है। तो उस हड्डी को, टूटे हुए हड्डी को स्थिर रखने के लिए, ताकि वो हिले ना टूटे जगह पर से, इसलिए इसको प्लास्टर किया जाता है। तो डॉक्टर उस क्रैक्ड बोन को प्लास्टर करने में किसका इस्तेमाल करते हैं? इसी पॉप यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका एक और यूज है, इसका यूज फायर प्रूफ मटेरियल, जैसे बुलेट प्रूफ, जिसमें बुलेट गोली का असर ना हो, उसी तरह से ये होता है फायर प्रूफ यानी अग्निरोधी पदार्थों के निर्माण में, यानी फायर प्रूफ मटेरियल को बनाने में आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। तो ये सब जो है वो यूज हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इस तरह से आज का जो चैप्टर था आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये समाप्त हुआ। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस चैप्टर में। इतना को आप ध्यान से करेंगे जरूर होगा आपका पॉलिटिकल में। थैंक यू।